संरक्षण करते हुए कर रहे हैं ये या नहीं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस को करते हुए। अब तक के सारे सेशंस में आप लोगों ने देखा कि बिजनेस को किस तरह से बढ़ाया जाए, बिजनेस में कस्टमर्स को किस तरह से लेकर आया जाए, कैसे मार्केटिंग करें, प्रोडक्ट को अच्छी से कैसे बनाए, सर्विस को अच्छे से कैसे तैयार करें हम लोग, ये सब एक तरफ है। पर हम बिजनेस अकेले में नहीं करते। बिजनेस का सोसाइटी के साथ, जो हमारा समाज है उसके साथ, हमारे पर्यावरण के साथ एक रिश्ता है। हम उस समाज में रहते हुए, उस पर्यावरण में रहते हुए उस बिजनेस को करते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बिजनेस को ऐसा करें, इस तरह से बनाएं कि वो पर्यावरण पे खराब जो है नुकसान ना करे उसका। तो आज हमारे पास दो वक्ता हैं। हमारे साथ पुणे से जुड़ी है लक्ष्मी बेहरे, और हमारे साथ मयंक शाह है नैनीताल से। मयंक को तो आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बात किया, इंटरेक्शन करी है। मैं शुरू करती हूँ लक्ष्मी से। लक्ष्मी अपना एक बिजनेस चलाती हैं। वो नेचुरल फाइबर से, यानी प्राकृतिक फाइबर से, वो बहुत सारे होम डेकोर, घर की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको बनाती हैं। वाटर हाइसिंथ, रागी जैसी चीजों को इस्तेमाल करते हुए वो अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट करती हैं अपने विचक्राफ्ट नाम की संस्था में, राइट? इफ यू वांट टू से समथिंग, लक्ष्मी, आप दो शब्द अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, मैं भी आपकी तरह अभी मेरी भी नई शुरुआत है और कुछ अलग करना चाहती थी, और कुछ अलग मटेरियल मुझे यूज करने का हमेशा शौक था। तो कुछ अलग करना था, पर्यावरण को ध्यान में रखते या फिर प्रकृति को बाधा न पहुंचाते हुए मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में बहुत बार आता था। उसी विचार से प्रेरणा देके मैंने एक ये बिजनेस वेंचर शुरू किया है। ग्रेट, थैंक यू लक्ष्मी। और लक्ष्मी आज के सेशन में, आज के लेक्चर में बहुत सारी अपने बारे में बताएंगी, अपने बिजनेस के भी बारे में बताएंगी, और अपनी कहानी भी बताएंगी कि उद्यमिता की तरफ वो कैसे चली, उनकी अपनी क्या पर्सनल स्टोरी रही, और उनको क्या इसमें इंटरेस्टिंग लगा इस काम में। और दूसरी तरफ है हमारे मयंक जी, मयंक शाह जो हैं वो एक हिमालयन रिसर्चर हैं, शोधकर्ता रहे हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पे बहुत समय से काम किया हुआ है। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में वो जाके उन्होंने काम किया हुआ है। उन्होंने उन्होंने देखा है कि जब प्राकृतिक प्रॉब्लम्स जो होती है, नेचुरल प्रॉब्लम्स, जो डिजास्टर्स होते हैं, उसका असर कैसे पड़ता है, जो कम्युनिटीज रहती हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं गाँव में, उन पर उसका क्या असर पड़ता है। तो उन्होंने इस चीज को बहुत गहराई से समझा है अपने काम में, और वो अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। और वी होप, हम लोग मार्गशाला में होप करते हैं कि इन लोगों की एक्सपीरियंसेस से, एडवाइस से आप लोग अपना बिजनेस इस तरह से बनाएंगे कि वो प्रकृति को ना बाधा पहुंचाए, ना लोगों को बाधा पहुंचाए, और आप एक एग्जाम्पल बन के उभरेंगे अपने अपने समाज में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल। मैं कहूंगी कि अब लक्ष्मी आप कहिए कुछ, प्लीज स्टार्ट। क्या हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं? या श्योर, मैं भी शेयर। विचक्राफ्ट करके ये मेरी प्रोप्राइटर फर्म है, और ये मैंने एक्चुअली 2020 में शुरुआत की थी, पर लॉकडाउन की वजह से मैं आगे नहीं जा पाई। एक्चुअली इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि ये मेरा 4th ईयर का थीसिस प्रोजेक्ट था कॉलेज का। हम लोगों को तब आसाम लेके गए थे और हमें एक डिजाइन प्रॉब्लम दिया था कि अगर आसाम के कारागिर को आज 100 रुपए मिल रहे हैं उनके काम से, तो हमारे इंटरवेंशन से उनको कम से कम 500 रुपए मिलने चाहिए थे। तो मैंने तब ये पहली बार जलकुंभी जो है, जलपर्णी उसको कहते हैं, वाटर हायसिंथ, वो फाइबर पहली बार दिखा और वो मुझे बहुत पसंद आया। और जितना मैं उस पे एक्सपेरिमेंट करते गई, मुझे उसके बहुत से अलग अलग प्रॉपर्टीज पता चली और वो फाइबर मुझे बहुत ही पसंद आया। जब मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था तो मैंने एक मशीन बनाया था आसाम के आर्टिजन्स के लिए। ऐसा मशीन नहीं कि जो लोगों को रिप्लेस करे या फिर उनका काम उनसे छीन ले, ऐसा मशीन नहीं था, पर जो उनको काम हल्का करे या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं कि उद्योग, कैसे कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाए उनकी।
उत्पादन क्षमता बढ़े। और मैंने एक बूट पे काम किया, शू फुटवेयर, तो वो फाइबर के साथ मैंने वो शुरुआत की। और कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसमें ही काम करना है। ये फाइबर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि पिछली वाली स्लाइड, ये जो फाइबर है उसकी पानी में कोई वैल्यू नहीं है, उसका पानी में कोई मूल्य नहीं है। अगर वो पानी में रहता है तो वो जो अपना तालाब है या फिर नदी है उसको हानि पहुंचाता है, क्योंकि वो जो सूर्य के किरण है वो पानी में आने से रोकता है। तो पानी का जो जल जीवन होता है वो पूरा उससे बाधित हो जाता है। तो ये जो फाइबर है वो पानी से निकालना बहुत जरूरी है। पर पानी से निकालने के बाद उसका क्या करना है ये किसी को पता नहीं है। उस पे काफी रिसर्च चल रहा है पर अभी किसी को उसमें सक्सेस उतना नहीं मिला। आसाम में 2008 में सरकार ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि जलपर्णी से उन्होंने क्राफ्ट के हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाना शुरू किया। उन्होंने वहां के लोगों को ट्रेनिंग दिया और वो बास्केट्स, पर्सेस, फर्नीचर ऐसी कुछ चीजें बनाते हैं। आप जब कुछ डिजाइन करते हो या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो तो 3 सवाल आप हमेशा आपको आपसे पूछने चाहिए। वो है क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। ये 3 सवाल आप हमेशा अपने आप को पूछते रहना चाहिए। और दूसरा ऐसा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना या फिर चैलेंज, कुछ चैलेंज, खुद को चैलेंज करना, ये एक उद्योजक के लिए जरूरी होता है। और आप जो सोचते हो वो सोच, आपकी जो कल्पना हो उस पे आपको पूरी तरह से सोचना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए या फिर विश्लेषण करते रहना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो ये समस्या का हल करना था कि ये पानी में आता है, उसका कुछ करना है। क्योंकि पूना में आने के बाद भी मैंने अखबारों में उसका जो वार्तालाप था वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि लोगों को वो बहुत परेशान कर रहा है या फिर जो सरकार है वो उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं ये आसाम में एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख के आई हूँ, पूना में आके मैं इसका क्या कर सकती हूँ, मैं किस प्रकार का इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, अगर इस्तेमाल करना है तो किसके लिए करना है और कैसे करना है। तो पहले मैंने कस्टमर यानी कि जो मेरा टारगेटेड ऑडियंस था कि ये चीज मुझे जिसके लिए बनानी थी, वो रिसर्च मैंने स्टार्ट किया कि ये कौन लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी भारत में युवा सबसे ज्यादा है और 25 से लेके 50 तक जो है, वो 50 से पहले ही 45 तक के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। और ये बहुत मतलब ये काम कर रहे हैं और या फिर ये लोग जो है कि वो पैसे कमा रहे हैं। पर उनमें से कोई लोग गांव में थे, उनमें से कोई लोग शहर में थे। तो मेरा रिसर्च ये था कि अगर वो ऐसे लोग हैं तो वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं या फिर किस प्रकार का जॉब वो कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह कितनी होगी और किस प्रकार के प्रोडक्ट्स वो खरीदना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप फर्नीचर में इन्वेस्ट करने जाओ तो जो युवा होते हैं उनका अभी सेविंग उतना होता नहीं है, वो रेंट के घर में रहते हैं तो वो फिरते रहते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा प्रोडक्ट कौन सा है कि जो छोटा है और उसमें लोग इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो मैंने फुटवेयर मेरे दिमाग में आया क्योंकि ये चीज है वो हमें हमेशा बहुत जरूरती चीज है। हमें वाकई उसका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो पूना में आने के बाद मैंने एनजीओ के साथ टाई अप किया। वो जो 2 एनजीओ थे वो महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो मैंने ये महिलाओं को बुनाई का काम सिखाया जो मैं सीख के आई थी। ये फाइबर्स को लेके उनको मैंने बुनाई का काम सिखाया। उनको मैंने ये ट्रेनिंग दिया हैंडीक्राफ्ट की वस्तु बनाने का। एक सेकेंड, आप मेरे को स्लाइड चेंज कब करना है वो भी बता देना। हाँ, मैं बता दूंगी।
तो इसके स्टार्टिंग में मेरा ये काम था कि मैं किस प्रकार का समस्या निवारण कर रही हूँ और मूल्य संवर्धन कैसे कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि मेरी सप्लाई चेन पूरी तरह से बैठी हुई नहीं थी। मुझे मटेरियल का सोर्स, फ्रीक्वेंट सोर्सिंग चाहिए था कि मुझे कंसिस्टेंटली ये मटेरियल मिलता रह जाए, तो फिर बिजनेस स्टार्ट करने में कुछ पॉसिबल है। तो स्टार्टिंग में जिन लोगों के पास बनाना या फिर हम बनाना के पेड़ है, उनसे मैं वो कटा हुआ लेके आती थी। बनाना का ऐसा है कि बनाना का जो पेड़ होता है वो फल लाने के बाद तुमको काटना ही पड़ता है, उसका वैसे कुछ यूज नहीं है। अगर आप दक्षिण भारत में देखो तो बनाना का काम काफी आगे बढ़ गया और वो टेक्सटाइल में उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। पर महाराष्ट्र में और उत्तर भारत में उसका उसका उतना उत्पादन नहीं है, या फिर लोग उसके बारे में इतना जानते नहीं है। तो स्टार्टिंग में ये सब मटेरियल मुझे खुद कलेक्ट करना पड़ता था, जो चैलेंजिंग था। स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे भी होता था कि जब औरतें काम कर रही थी तो ये कुछ नया था उनके लिए। तो ये क्या है, कैसे है, हम कर पाएंगे या नहीं, ये उनको डाउट भी था अपने आप से। तो उनको इकट्ठा करना, उनको समझाना और उनको इसमें इंटरेस्ट दिखाना, ये चैलेंजिंग था। और आप जब एक लड़की होते हो तो थोड़ा सा लोग कहते हैं कि अरे क्यों आपको, मतलब क्यों ये करना है, आप जॉब ले लो या फिर शादी कर लो, मतलब ये क्या चीज हुई। और ये जो जर्नी होती है वो 3 साल की होती है, या फिर 2.5 साल से 3 साल तक, मतलब पूरे 1,000 दिन होते हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको आपका प्रॉफिट कुछ नहीं होता, मतलब आपको स्टार्टिंग में खुद ही पूंजी डालनी पड़ती है, मतलब और आपका उतना अर्निंग नहीं होता। तो आपको पेशेंट रहना पड़ता है कि लोग पूछते हैं अच्छा फिर आप कितना कमाते हो, क्या करते हो। पर ये सबको टाइम लगता है। और 2 साल मार्केट में आपको एस्टेब्लिश होने के लिए भी टाइम लगता है। तो इस प्रकार मेरा काम स्टार्ट हुआ और मैंने महिलाओं को रोजगार देने के लिए ये विचक्राफ्ट, मेरी प्रोप्राइटर कंपनी स्टार्ट की। विचक्राफ्ट मैंने ऐसे कंसेप्ट उसके पीछे थी कि मैं महिलाओं को रोजगार दिलाना चाहती थी, उनको एक सामाजिक स्थान दिलाना चाहती थी। और मेरा जो विचक्राफ्ट ये ब्रांड है वो एक उस पे नजर डालता है, इसीलिए मैंने विचक्राफ्ट ऐसा उसका ब्रांड स्टोरी रखा। तो उसके बाद मुझे वेंचर सेंटर के बारे में पता चला, जो इंक्यूबेटर्स है। तो वो जो विज्ञान और कृषि क्षेत्र के जो स्टार्टअप्स है उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, या फिर उनको पेटेंट के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, और कंपनी फॉर्मिंग के लिए, या फिर आपको अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, मतलब आपको आपका यूनिट एक करना है, या फिर आपको उसके लिए फैसिलिटी, मतलब जगह चाहिए, कुछ मशीनरी चाहिए, तो उसको कैसे लोगों को अप्रोच करना है, सरकार की क्या स्कीम्स है, आप अपनी कंपनी कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अगर आप एनजीओ टाइप की कंपनी है तो आपको फंडिंग कौन दिला सकता है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हो तो उसके फायदे क्या है और उसका नुकसान क्या है, इसके बारे में आपको एक बताया जाता है। तो वो एक प्रोग्राम मैंने किया जहाँ पे पूरे भारत से कई लोग आए थे। और ये कोर्स करने के बाद अभी मुझे एक सरकार की ग्रांट मिली है, जो मुझे अभी फंडिंग मिलता है। तो मुझे जो मशीनरी चाहिए वो, और मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा वो मैं उस पैसे से अब एक बना सकती हूँ। आगे की स्लाइड। और सस्टेनेबल मार्केट के लिए अभी, मतलब अभी मैंने आज ही सुबह उत्तराखंड की एक अखबार में उसके बारे में पढ़ा कि एक जो मंदिर है वो नीचे आ रहा है, क्योंकि प्रकृति को अभी काफी हानि,
प्रकृति में हम काफी अभी बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। मतलब अभी यहाँ से आगे अब हमें हमेशा पर्यावरण को ध्यान में लेते हुए अपने जीवन में बदल करने की जरूरत है। अगर हमें ये हमारे पृथ्वी को मतलब और सालों के लिए, और या फिर अब हमें अगर मनुष्य जाति एक क्या कह सकते हैं कि मनुष्य जाति एक आपको हम टिकाना चाहते हैं, तो ये बदलाव हमें करना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से मैं एक सस्टेनेबल मार्केट, अभी आप देख सकते हो तो एक बड़ा मार्केट हमें नजर आ रहा है। मतलब शायद हमारी जनरेशन हम सस्टेनेबिलिटी या फिर हम जो पर्यावरण पूरक है हम उसके बारे में ज्यादा कॉन्शियस है। हमारे पेरेंट्स शायद उतना कॉन्शियस नहीं थे। तो एक ये नया मार्केट भी हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो तो और उसके बाद जब आप प्रोडक्शन करते जाओ तो आपको नेटवर्किंग और मार्केटिंग भी साइमल्टेनियसली करना पड़ता है। मतलब अगर हम प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम बिताओ और मार्केटिंग के पास आपका ध्यान ना हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है। वो आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में मैंने कई एग्जीबिशन या फिर ऐसे जो पॉपअप्स होते हैं वहां स्टॉल लगा के पार्टिसिपेट किया। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा होता है कि नहीं, शायद आप आपके प्रोडक्ट्स बेच ना सको, पर आपका कांटेक्ट होता है, आपका नेटवर्किंग होता है, कोई ना कोई होता है जो आपका प्रोडक्ट देखते हैं, आपको ध्यान में रखते हैं। तो स्टार्टिंग के स्टेज में ये भी बहुत बहुत ही जरूरी होता है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस स्टार्टिंग में आती गई। अगर आप औरत हो तो जो मौका दोबारा, अगर आप गलती करो तो कभी कभी आपको दोबारा मौका नहीं मिलता, जो शायद लड़कों को मिलता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पर आपको लगे रहना होता है कि गलती करो, ठीक है, उससे सुधर जाओ और आगे बढ़ो। जब मैंने ये मेरी कंपनी फॉर्म की और अब जो मेरे एम्प्लॉयज और आर्टिजन्स है, वो भी मेरे लिए कुछ नया था कि उनको काम देना, एक कंपनी चलाना, कंपनी में एक प्रकार की डिसिप्लिन लाना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा होता था कि ये जो औरतें थी उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो लाइक ओपनली शेयर नहीं कर पा रहे थे। तो उनको उनके ये प्रॉब्लम्स पे हल निकालना, या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा होता था कि ये जो औरतें थी वो एक घर पे उसको थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता था। उसके जो हस्बैंड थे वो उसको मार पीट करते थे और वो काम नहीं कर पा रही थी। पर उसको डर था कि अगर वो काम नहीं कर पा रही तो मैं शायद उसको काम से कम ना करूं, तो वो डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। तो ऐसे भी काफी चैलेंजेस आते हैं। तो ये भी मेरे लिए कुछ सीखने की बात है कि जो बुनाई का काम अब वो औरतें कर रही है तो उनके लिए वो एक स्ट्रेस बस्टर हो गया है। मतलब उनकी जो घर की परेशानियां हैं उससे उनका ध्यान हट रहा है और वो बुनाई का काम उनको अच्छा लग रहा है। उनका एक सोशल ग्रुप हो गया है, उनको सहेलियां मिली है, वो अपने प्रॉब्लम शेयर कर रही है। जो अपने वो पैसे कमा रही है वो खुद अपनी मर्जी से स्पेंड कर सकती है। तो ये भी मेरे लिए एक अब जिम्मेदारी बन गई है कि वो औरतों के लिए मैं उनका सबलीकरण कर रही हूँ। और ना ही मैं सिर्फ उनके लिए हूँ, पर वो है, इसीलिए मेरी भी आज कंपनी चालू है। तो ये मेरी एक जर्नी थी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं था प्रोडक्ट का, तो वो अचीव होने तक थोड़ा एक टाइम देना पड़ा। कभी कभी मुझे डर कभी नहीं लगा, डर ऐसी भावना थी जो मैंने कभी महसूस नहीं की। पर एक उद्यमी की तौर पे आपको कभी कभी लगता है कि आप ये रास्ते पे जा रहे हो, ये रास्ता सही है या नहीं। पर वो भरोसा अपने खुद पर रखना और चलते रहना बहुत जरूरी होता है। जैसा मेरा बिजनेस और प्रोडक्ट्स बढ़ते लगे और लोग आते गए, मेरी कनेक्शन बढ़ता गया। और फिर अब मैं थोड़ा सा पैकेजिंग में एंटर करने जा रही हूँ।
पैकेजिंग में ऐसा है कि काफी जो लोकल पौधे हैं महाराष्ट्र में, तो जो कृषि एग्रीकल्चरल वेस्ट है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसका कोई उपयोग नहीं है, और वो जो फार्मर्स है वो भी नहीं जानते कि इसका क्या करना है। अब वो मुझे बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये ऐसा पड़ा है, आप उसका कुछ कर सकते हो क्या, इसका हम कुछ सकते हैं क्या। तो हम फाइबर बोर्ड बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, क्योंकि पेपर के लिए आपको बहुत पेड़ काटने पड़ते हैं। तो अगर आप ये एग्रीकल्चरल वेस्ट इस प्रकार यूज कर सकते हैं फाइबर बोर्ड्स की तौर पे, तो आपको पेड़ काटने नहीं पड़ेंगे। आप उसमें प्राकृतिक रसायन यूज कर सकते हैं, या फिर आप प्राकृतिक गम्स और बाइंडिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, और जिसका विघटन हो। मतलब मेरा पूरा ये जो ब्रांड है उसका प्रिंसिपल यही है कि उसका उसका विघटन हो और जल्दी विघटन हो, मतलब उसके पर्यावरण को नाश नहीं होना चाहिए, और उसका जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग वो भी पर्यावरण को अनुकूल है। तो एक ऐसे ऐसे मेरा बढ़ता गया नेटवर्क, लोग आते गए, लोग मिलते गए, मुझे बताते गए हम इसका क्या कर सकते हैं। अगर जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और फंडिंग के लिए अप्लाई करते हो, तो 3 चीजें जरूरी पड़ती है कि प्रगतिशील विचार है कि नहीं, मतलब नया क्या है, अलग क्या है, उसकी अनुमापकता क्या है, आप कैसे उसको बड़ा करेंगे, या फिर ये बड़ा हो, मतलब बड़े स्केल पे हो सकता है क्या, और ये पर्यावरण को अनुकूल है या नहीं व्यापार, अगर है तो कैसे है, क्योंकि वो भी पर्यावरण अनुकूल व्यापार मॉडल है, उसका भी एक अब बहुत बड़ा कस्टमर सेगमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं बस एक बार पूछना चाहूंगी सब फेलो से, काफी इंस्पायरिंग बातें आपने बताई, बहुत चीजें। कोई ऐसा है जो अपनी स्टोरी से कनेक्शन फील कर रहा है, जैसे उनकी यात्रा रही, किसी किसी को ऐसा लग रहा है मैं इमीडिएट कनेक्शन एकता की स्टोरी से देख रही हूँ, बट कोई और फील कर रहा है कि हाँ कुछ कुछ जर्नी इस तरह से उनकी भी रही है। कोई भी शेयर कर सकता है। आई थिंक गौरव की भी कुछ कुछ स्टोरी इस तरह की मैच करती है। अगर आप लोग बीच में कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो मे बी एट द एंड आप लोग शेयर कर सकते हैं। okay. हाँ जी, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। थैंक यू। और अब जब ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स है, तो आपको ये जो लेदर बैग दिखाई दे रही है, उसमें जो मैंने वो जलकुंभी का बुनाई का काम अटैच किया है, वो मेरे कुछ रिजेक्टेड पीस थे। मतलब स्टार्टिंग में जो औरतें कर रही थी वो कुछ अच्छा नहीं बन रहा था, पर मैं उनको उनका काम का उनका सैलरी दे रही थी, वो नुकसान में बर्दाश्त कर रही थी। तो इसका क्या करना है, ये भी एक मेरे पास समस्या थी। पर जैसे समस्या बढ़ती जाती है, आपको हल खुद आप सोच लेते हो और कुछ ना कुछ आपको दिशा मिल जाती है। और आप जब मार्केट में एंटर करते हो, तो आपको वो आपकी एक स्टोरी अलग रखनी चाहिए। मतलब आपकी ब्रांड स्टोरी काफी अच्छी हो कि अच्छा तुम औरतों के लिए काम कर रहे हो, अरे वाह वाह। पर फिर भी कुछ कस्टमर होंगे वो कहेंगे कि तो फिर क्या, तो अच्छी बात है, फिर हम क्या करें, हम आपका प्रोडक्ट क्यों ले। वो प्रोडक्ट के लिए आपको एक सेलिंग यूएसपी, उसको यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं, या फिर आपको एक वो सेलिंग पॉइंट एक अलग रखना पड़ता है जो आपकी ब्रांड स्टोरी से अलग हो। मतलब आपके प्रोडक्ट में क्या चीज है, आपके प्रोडक्ट में क्या ऐसी चीज है कि जो सेलिंग के तौर से अच्छी है। मतलब आपका प्रोडक्ट नेचुरल मटेरियल से बना है, ठीक है, पर ऐसे 100 आपको और दिखेंगे, आपका प्रोडक्ट क्यों स्पेशल है, ये भी आपको दिखाना पड़ता है। क्योंकि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कस्टमर वो देखने जाए, तो वो शायद उसका डिजाइन देख सकता है, उनको वो कलर अच्छा लग सकता है, और फिर वो पढ़ सकता है कि अरे ये प्रोडक्ट में ऐसा क्या है। तो आपको वो भी पॉइंट
कस्टमर के हिसाब से, ग्राहक के हिसाब से कुछ रखना पड़ता है कि उसमें ऐसा क्या है, वो प्रोडक्ट मतलब उसका टेक्सचर अच्छा है, उसका कंफर्ट है, उसमें कुछ आयुर्वेदिक कैसी प्रॉपर्टीज है, ये सब भी आपको बताना पड़ता है कि मेरा अभी मैंने जो शू बनाया है वो अभी टेस्टिंग के लिए जाएगा, पर उसमें ऐसा है कि वो आप समर में भी पहन सकते हो गीला करके, और ठंडी के दिनों में भी पहन सकते हैं, आपके पैर को वो गर्मी महसूस होगी, तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर है। या फिर आपके पैर को अगर आपको बहुत पसीना आता है तो वो आपका पसीना एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसी कुछ भी आपको क्वालिटीज आपके प्रोडक्ट के बारे में बतानी पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर जब ग्राहक आपके प्रोडक्ट्स खरीदने जाएगा तो वो पहले वो डिजाइन देखेगा, उसके तरफ वो आकर्षित होगा, फिर वो उसके प्रॉपर्टीज देखेगा कि उसमें ऐसा क्या खास है, उसमें ऐसा क्या अलग है। क्योंकि जो कस्टमर ग्राहक होता है वो ये विचार हमेशा करता है कि ये प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ, पर जो मैं प्राइस उसको दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं, उसकी जानकारी और उसकी शाश्वती ग्राहक को चाहिए होती है। वो जब प्रोडक्ट खरीदता है तो तब उसके बाद वो आपकी ब्रांड स्टोरी देखता है कि अच्छा ये औरतों ने किया है, अच्छा ये ऐसा प्रकृति के लिए अनुकूल है, ये सब बाद में आता है। तो आपको जब ग्राहक को आप लक्षित करते हो तो आपका ग्राहक कौन है ये रिसर्च आपको पहले ही करना पड़ता है, आपको उसको लक्षित करना पड़ता है और उसके अनुसार आपको आपका बिजनेस आगे बढ़ाना पड़ता है। तो और कुछ जो अगर आपका नया है, इनोवेटिव है, तो उसके लिए पेटेंट लेना जरूरी है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, पर ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी कंपनी है तो उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना जरूरी है। वो जो सब लीगल एस्पेक्ट्स है वो भी आपको सब ध्यान में लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसके कुछ फायदे होते हैं और जो आपको नुकसान से बचा सकते हैं। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आपको जब आप प्रोडक्ट्स बनाओ तो आप जितने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हो वो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ता है, पर आपको जो प्रोडक्ट्स है उसमें कैटेगरीज रखनी पड़ती है कि कुछ प्रोडक्ट्स आप उचित कीमत के लिए बेच सकते हो, कौन से प्रोडक्ट थोड़े कम कीमत में आप बेच सकते हो, मतलब कौन सा ग्राहक कैसे लेगा आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा, उसके हिसाब से आपको उसका प्राइसिंग करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका छोटा प्रोडक्ट हो तो आप उसकी ज्यादा कीमत नहीं लगा सकते, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं, ये भी मैं एक नए तौर पे सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, और अभी काफी लोग मुझे मतलब मदद करने में आ रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, और ये सारी चीजें मैं भी सीख रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने एक चैलेंज फेस किया कि डिमांड और सप्लाई, कभी कभी मांग एक वस्तु की मांग होती थी पर मेरे पास वो बना के वो जल्दी बनाने की या फिर उसका उत्पादन करने की क्षमता नहीं थी। तो उस चक्र में मैं कई बार फंसी, पर अभी मैं उससे बाहर आ रही हूँ। अगर मांग बढ़ जाए और आपका एक थोड़ा सा सब सप्लाई चेन बैठा हो तो आप एक रात में भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, पर उसका आपके वस्तु को मार्केट में जाना ये बहुत जरूरी है, और जाते रहना। आपको आपका जो ग्राहक है उनसे आप फीडबैक लो, जो आपका ग्राहक है या फिर जो आपका एम्प्लॉय है उनको आपके बिजनेस प्रोसेस में इन्वॉल्व करो, वो एक ट्रांसपेरेंसी रखो, उनसे फीडबैक लो, उनको इन्वॉल्व करो तो उनको भी अच्छा लगता है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो ग्राहक है उसके लिए आप कर रहे हो, मतलब आप एक समस्या का हल कर रहे हो, पर अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ग्राहक मतलब लक्षित ग्राहक होना बहुत जरूरी होता है। ये कुछ तस्वीरें हैं, मैंने एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट की थी और मैंने मेरे जूते वहां पे रखे थे मेरे बाकी प्रोडक्ट्स के साथ, और मैंने वो लोगों के लिए एक इंटरैक्टिव सेशन रखा था कि लोग आके वो पहन रहे थे, पहन के चल रहे थे, मुझे फीडबैक दे रहे थे। मतलब एक मुझे अंदाजा आ रहा था कि लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं, मेरे प्रोडक्ट्स में क्या चीज मुझे अलग करनी चाहिए, मतलब लोगों के लिए वो कंफर्टेबल है कि नहीं।
ये सब मुझे जानकारी वहां पे मिली। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था महिलाओं के लिए, तो उसकी कुछ तस्वीरें हैं। ये मैंने अपने प्राकृतिक डाइज यूज किए थे बनाना फाइबर डाई करने के लिए। तो मेरा एक उद्देश्य ऐसा भी था कि अगर मैं फार्मर्स को हेल्प कर सकूं, अगर थोड़ा नुकसान हुआ हुआ भी उनका कुछ मटेरियल में ले सकूं और मेरे बिजनेस में मैं इस्तेमाल कर सकूं, तो उनको भी हेल्प हो जाए और ये पूरी तरह से प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त मुझे चीजें बना बना मतलब बन सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये बनाना का है। ये कुछ टेबल मैट वगैरह है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो है इसमें मैं एंटर करने जा रही हूँ। मैं महाराष्ट्र में जो पौधे हैं या फिर महाराष्ट्र में जो कृषि उत्पादन है उस वो रॉ मटेरियल लेके उसका पैकेजिंग का मैं सोच रही हूँ। इसका अभी हम क्या कहते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट वो प्रोसेस चालू है। मतलब उसको अभी टेस्टिंग करना पड़ेगा और फिर उसका एक अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार होगा। सो मेरी अब जो विचक्राफ्ट कंपनी है अभी मैं उसके साथ मार्केट में एंटर कर रही हूँ और मैं और 2 नए कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो उसमें से ये एक होगा कि वो मैं पैकेजिंग में भी आ रही हूँ ताकि मैं फार्मर्स को भी हेल्प कर सकूं और जो अभी पेड़ कट बहुत ज्यादा पेड़ जो कट हो रहे हैं तो उस समस्या पे भी हम कुछ हल कर सकते हैं और हम जितना पर्यावरण अनुकूल एक बिजनेस बना सकते हैं मुझे बनाना है। नेक्स्ट या थैंक यू सो मच थैंक यू। लक्ष्मी। सो इतना ही बताना है कि मतलब ये एक बहुत फिल्मी डायलॉग है, शायद मैं फिल्म का नाम भूल गई, पर अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो यही बात पे भरोसा करना है और लगे रहो, इतना ही कहना है मुझे। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। मेरे को खुद सुन के बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जब आपने एंड करा ये बोल के कि 2 कंपनी और शुरू करने वाली है एंड आप सिर्फ 26 ईयर्स की है और अभी ही शुरुआत की है, तो आप लोग के ही सेम एज ग्रुप से है। सो अमेजिंग। और मेरे को आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्टली जो है इस तरह के काम में ना हो इन्वॉल्व, जो डायरेक्टली वो बेस प्रोडक्ट से कुछ और प्रोडक्ट में ना हो, पर अगर कोई अपने बिजनेस में थोड़ी थोड़ी एलिमेंट लेकर आना चाहेगा तो कोई सजेशन है आपके लिए कि मान लीजिए आशीष फॉर एग्जांपल हनी के काम में इन्वॉल्व है, ऑर्गेनिक हनी में, उनका काम अलग है, तो आप उनके लिए कुछ सुझाव दे सकती हैं या मान लीजिए जैसे अगर एकता कलर्स के काम में बिजी हैं, वो ऑर्गेनिक कलर्स पे काम कर रही हैं, तो क्या टिप्स देंगे आप इन 2 अलग अलग बिजनेस ओनर्स के लिए? मैंने काफी प्रोफाइल्स देखे सबके और मैंने कुछ सोचा भी और उनको फंडिंग मतलब उनको अगर फंडिंग की जरूरत है या फिर उनको मैं किसी से कनेक्ट कर सकती हूँ तो वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं इनको किसी के कनेक्शन में डाल सकती हूँ तो वो उनको आगे बढ़ने में मदद हो जाएगी। तो मैंने एक बार वापस प्रोफाइल देख के मैं जरूर कुछ कर सकती हूँ या फिर उनको किसी के नेटवर्क में भी डाल सकती हूँ, तो वो मैं देखती हूँ। अभी इमीडिएटली मैं क्या कर सकती हूँ वो मुझे अभी मतलब क्या कहूँ मुझे अभी सूझ नहीं रहा है। पर मतलब मैंने काफी अभी कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं जिनसे उनको मदद हो सकती है, तो वो भी आर्टिकल्स में उनको भेज सकती हूँ। श्योर श्योर। आप लोग भी प्लीज अपने सवाल पूछ सकते हो लक्ष्मी से, और आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ, अपनी यात्रा से जुड़ा हुआ, या कुछ जो आपने फील किया हो अपनी बिजनेस जर्नी में, तो प्लीज शेयर कीजिए। शेयर करने से हम सब एक दूसरे से सीखेंगे।
मुझे अगर कोई फंडिंग स्कीम्स का पता चलता है तो अभी मैं आपको ईमेल भी कर सकती हूँ ना। हाँ श्योर श्योर, मैं शेयर तो कर दूंगी लाइक सबको। आप इन सब के साथ वो शेयर कर सकती हो तो डेफिनेटली मदद हो जाएगी। श्योर। आपको और भी कोई ऐसे चीजें पता हैं, जैसे आपने बताया कि फार्मर्स वेस्ट जो महाराष्ट्र एरिया में है, इस तरह की कोई चीजें जो हिमालय में मौजूद है, आप लोगों को पता है फेलोज में से किसी को, और या आप किसी को जानती हो जो इस तरह का काम कर रहा हो और उत्तराखंड जैसे एरिया में कुछ बड़ा कर रहा हो इस टॉपिक पे? कोई भी, एनीबडी कैन शेयर। उत्तराखंड में कुछ वेस्ट वीड भी है जो मैंने पढ़ा था। फाइन तो नीडल्स। उसका भी काम, हाँ, बुनाई में या फिर फाइबर शीट्स में बनाने के लिए हो सकता है। और फाइबर शीट्स का इस्तेमाल एक्चुअली फर्नीचर में भी हो सकता है। और अगर मतलब आप क्या कह सकते हो, अगर कौन सा इलाका पीड़ित या फिर भूकंप की वजह से ग्रस्त है या फिर बाढ़ आती हो, तो जो पोर्टेबल फर्नीचर होता है तो वो जो लोकल मटेरियल है उसका भी आप इस्तेमाल करके वो वही एरिया के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। श्योर, डेफिनेटली। आई थिंक गौरव जो है ऑलरेडी कुछ इस तरह का काम करते हैं अगरबत्ती से रिलेटेड। गौरव, आप थोड़ा कुछ शेयर कर सकते हैं? क्या आप भी वेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपने बिजनेस में? हाँ जी, मैं वेस्ट प्रोडक्ट यूज करता हूँ। जैसे हमारा हर्बल टीज का काम है। हर्बल टीज हम लोग प्रीमियम हर्बल टीज बनाते हैं। तो प्रीमियम हर्बल टीज बनाने में क्या होता है कि यहाँ पे उत्तराखंड में ना हम लोग फ्लावर बेस्ड, पेटल बेस्ड, इस तरह की जो हर्बल टीज होती है फ्लावर बेस्ड, उनको हम लोग बनाते हैं। तो प्रीमियम टीज में हम लोग ऊपर का जो मटेरियल होता है वो तो हम पैक करके बाहर भेजते हैं, अपनी टीज के लिए रखते हैं। बट जो उसका डस्ट बचता है, जो उसका नीचे का जो थोड़ा सा बच जाता है तो मटेरियल, वो हम लोग उस मटेरियल को पहले हम फेंक दिया करते थे। और जैसे कैमोमाइल होता है, बहुत सुगंधित होता है, बहुत एरोमेटिक होता है। इसी तरह से लेवेंडर बर्ड्स होते हैं, स्पेयरमिंट होता है, पेपरमिंट होता है, आर्टिमिशिया होता है। इस तरह की जो हर्ब्स होती हैं वो काफी खुशबूदार होती है। बट हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। तो आज से 1.5 साल पहले हम लोगों ने इस पे विचार किया और हम लोग हर्बल टी के वेस्ट को 50-50 किलो, 60-60 किलो फेंक दिया करते थे, ये सोच के कि खाद है और इसको हम जमीन में डाल देते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, इससे कुछ वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो हम लोगों ने कुछ प्रोटोटाइप इंसेंस कॉन्सन स्टिक्स बनाई और अभी वो प्रोटोटाइप है। हम लोग कुछ काम इस पे और अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो जब भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो एक वेस्ट मैनेजमेंट पे ही प्रोडक्ट होगा, जो हर्बल टीज के वेस्ट से बना हुआ ये इंसेंस स्टिक्स होंगे। हालांकि मार्केट में कुछ इंसेंस आती हैं जो मंदिरों के फूलों के वेस्ट से बनती हैं, जिस जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के फूल आया था, जो कानपुर की एक कंपनी है। उसके बाद कई लोगों ने मंदिरों के वेस्ट से, मंदिरों के जो फूलों का जो चढ़ावा होता है उसका जो वेस्ट बन जाता है उसको फेंक दिया था। तो उससे लोगों ने इंसेंस बनाना शुरू किया था। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोगों ने हर्बल टी के वेस्ट से उसको इंसेंस को बनाने का एक प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें अभी हम रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट एक प्रोटोटाइप डेवलप कर चुके हैं और उसको हम धीरे से जल्दी मार्केट में उतारेंगे। और जब आप ये रिसर्च करते हैं तो आपकी एक टीम होती है या आप लैब में भेजते हैं? थोड़ा सा आप शेयर करोगे? हमारे पास एक्चुअली लैब में तो नहीं भेजते। अभी हम लोग की टीम है। मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट को तब तक लॉन्च नहीं करते हैं जब तक उसका ए टू जी जो समझ में ना आए कि उसका क्या आगे हमें बेनिफिट हो सकता है। उसका बिजनेस मॉडल बनाना पड़ता है, प्रॉपर एक रिसर्च करनी पड़ती है। R&D में हम लोग न सिर्फ प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हैं बल्कि उसके बाय प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, कंप्लीट रेंज क्या हो सकती है, उसकी पैकेजिंग क्या हो सकता है, उसका डिजाइनिंग क्या हो सकता है, हम किस थीम पे आगे जा सकते हैं। तो इट टेक्स टाइम। सो धीरे धीरे रिसर्च बढ़ता है आगे। हमें तो अभी 4-5 महीने हो चुके हैं रिसर्च करते करते, तो अभी तक हम लॉन्च नहीं कर पाए। प्रोडक्ट को लॉन्च करने की जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिसर्च करना जरूरी है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे और प्रोडक्ट को जब तक इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तब तक उसको मार्केट में उतारना भी ठीक नहीं है। तो हम लोग अभी रिसर्च पीरियड में ही चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा डिजाइनिंग पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी आप लोग पहाड़ी हाट का एक नया प्रोडक्ट देखेंगे मार्केट में। वंडरफुल, वंडरफुल।
और लक्ष्मी, आपको कितना समय लगा था आपके रिसर्च स्टेज को कवर करके मार्केट में लॉन्च करने तक पहला प्रोडक्ट? रिसर्च अभी चालू है, मतलब अभी मैंने चालू। शूज अभी तक लॉन्च नहीं किया, इस साल में करने वाली हूँ। कि अच्छा। जैसे अभी गौरव ने कहा कि वो पूरी तरह से उसका टेस्टिंग या फिर एक बार यूजर टेस्टिंग हो जाए तो भी आप मार्केट में निकाल सकते हो। मेरे जो बाकी के प्रोडक्ट्स है वे मतलब जो होम डेकोर, लैम्पशेड्स या फिर फ्लोर मैट्स है, उस प्रकार के प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं। या फिर जो बनाना फाइबर्स के प्रोडक्ट है, क्योंकि बनाना का टेस्टिंग हो चुका है और वो काफी क्लोथिंग वगैरह में उसका इस्तेमाल होता है, तो वो महफूज है। तो उस प्रकार के प्रोडक्ट्स मेरे आए। पर जलपर्णी जो है वाटर हाइसिंथ, उसका ऐसा भी है कि जो पूना का एरिया है वो पोल्यूशन उसका एब्जॉर्ब करती है, और कुछ पार्ट्स है उसमें हेवी मेटल्स वगैरह है, तो उसका पहले वो टेस्टिंग करना पड़ता है और उस प्रकार उसका प्रोसेसिंग भी करना पड़ता है। तो ये मेरा अभी टेस्टिंग में भी मतलब मैं काफी समय बिता रही हूँ उस पे। उसका जब टेस्टिंग हो जाए और मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, तभी अब मैं इस साल उसको अभी मार्केट में ला रही हूँ शूज को। और जैसे अभी गौरव ने कहा कि उसका उनका हर्बल टी का है, तो मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि टी से भी डाई एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो जो अभी ऑर्गेनिक डाई बना सकती है वो थोड़ा उस पे एकदम। रिसर्च कर सकती है कि अगर उससे कुछ डाई एक्सट्रैक्ट कर सकती है। ओके, एकता, आपका कुछ कहना है इस पर? कुछ एक्सपीरियंस? एकता, आप म्यूट हो। हाँ। 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 हाँ, मतलब टी से हम लोग डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं और करते हैं, कपड़ों पे करते हैं उससे फिलहाल तो। मतलब हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मार्केट में आने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले अच्छे से अपना बैकग्राउंड रिसर्च, टेस्टिंग, मार्केट जानना, सब कुछ, एवरीथिंग, फिर मार्केट में उतरो। तो वो ही है। मेरा भी वही फेज चल रहा है। मार्केट में उतरने से पहले रिसर्च तो हो चुका है, बट मार्केट टेस्टिंग वाला फेज चल रहा है। मतलब द प्रोडक्ट इज गुड, बट वेदर द मार्केट लाइक्स इट और नॉट, वो वाला फेज चल रहा है। तो आपने तो लक्ष्मी, आपने एक बहुत अच्छा बैलेंस करा। कुछ प्रोडक्ट्स जो टेस्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी, आपने बिजनेस उससे शुरू किया, और कुछ जो है वो टेस्टिंग फेज में चल रहे हैं ताकि बिजनेस चल जाए, एंड देन कुछ जो है वो मतलब वेटिंग में रहे। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसे भी सोचने पड़ते हैं कि जिससे आपका रोटी और कपड़ा मतलब मकान चले। तो वो मैंने जैसे बोला, कुछ लो प्रॉफिट प्रोडक्ट्स है कि जिसका टेस्टिंग हुआ है, भले ही आपको बुरा लगे कि अरे इसमें मैंने नया क्या किया है, पर वो ऐसे प्रोडक्ट्स कुछ होने चाहिए कि जिससे कंपनी चले और आपको आपने जितना इन्वेस्ट किया है वो ब्रेक इवन होने में आपको मदद मिले। आपके जो बाकी के प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में आप प्राउड हो या फिर वो कुछ अलग है, इनोवेटिव है, अगर वो टाइम ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर जो ऑलरेडी है वो बेचना स्टार्ट करो। कितना जितना ज्यादा लंबा रुकोगे उतना प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, तो वो भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी होगी आपने बनाई होगी कि कौन सा पहले उतारना है। ग्रेट। आपके कोई मेंटर्स भी रहे हैं इस चीज में, या हाउ डिड यू मेक द डिसीजन? एक्चुअली मैं शुरू से अकेली थी, बट अभी काफी मेंटर्स आने लगे हैं। आई हैव लाइक लॉयर है एक जो मुझे मिले हैं, और कुछ मुझे एक्चुअली मेरी एज के और मतलब विमेन एंटरप्रेन्योर्स मिले हैं जो मुझसे शायद 1-2 साल उन्होंने पहले स्टार्ट किया था, तो वो भी मुझे थोड़ा गाइड कर रहे हैं सिमिलर पैकेजिंग में, या फिर कोई आर्किटेक्ट, इंटीरियर वगैरह वाले हैं, तो even they are helping me. Of course my parents are also there, and काफी लोग हैं जो मुझे मेरे पेरेंट्स कनेक्ट करते हैं, तो वो भी थोड़ा गाइडेंस उससे मिलता है। और अभी जो मुझे इंक्यूबेशन फैसिलिटी मिली है वेंचर सेंटर पुणे में, तो अभी मुझे थोड़ा साइंटिस्ट का टीम वगैरह मिला है जो मेरा मेंटरिंग कर रहे हैं। तो हाँ, अभी थोड़ा मिल गया है मुझे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आपकी टीम भी अच्छी बन रही है और आपका नेटवर्क भी बड़ा हो रहा है इस तरह से। सो वेरी इंस्पायरिंग। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के, और आप किस तरह से एक एक स्टेप कर रही हैं अपने ड्रीम की तरफ जाने के लिए। वेरी नाइस। एंड आई एम श्योर हमारे जो सारे फेलोज हैं उनको भी कुछ कुछ इंसाइट्स मिली होंगी अपनी बिजनेस के लिए भी,
आप लोग चैट पे भी अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं, अपने विचार जो है शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच लक्ष्मी। अब हम मयंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उद्यमिता से रिलेटेड और स्पेशली जो है पर्यावरण से रिलेटेड, और वो कैसे हिमालय के क्षेत्र में बहुत जरूरी है इन चीजों को ध्यान रखना, तो उस बारे में कुछ बताएंगे और हमारे साथ साझा करेंगे। मयंक, ओवर टू यू। थैंक यू संभवी। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन लक्ष्मी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था लक्ष्मी का। काफी लोग यहाँ पर पहचान के हैं जिनसे मैं पहले भी मिला हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, कुछ लोग नए भी हैं, और जो नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं मार्गशाला के साथ जुड़ा हुआ था पिछले 1-1.5 साल से। मैं एक शोधकर्ता हूँ, पहाड़ से हूँ और पहाड़ के लिए ही काम करता हूँ। और जब मैं कहता हूँ कि मैं पहाड़ के लिए काम करता हूँ तो उसमें सिर्फ पहाड़ मतलब ये चट्टानें और बड़े बड़े टीले नहीं हैं, बल्कि यहाँ का जंगल है, यहाँ के लोग हैं जो मिलके पहाड़ को पूरा बनाते हैं। यहाँ जितने लोग हैं सब आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उद्यमी लोग हैं, और उद्यमिता के ऊपर मैं उनको शायद बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, वो उनके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव है और उनके पास मुझसे ज़्यादा स्किल्स है करने की। लेकिन एक चीज़ कॉमन जो है जितने लोग यहाँ पर हैं और मुझ में, कि हमारा जो परिदृश्य है, जो हमारा परिक्षेत्र है, वो पहाड़ है। हम पहाड़ से ही हैं और कहीं ना कहीं पहाड़ से ही हम बिलोंग भी करते हैं और वहाँ काम भी करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो लोग यहाँ पर अभी हैं और वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जिस दिन आप लोगों ने ये सोच लिया था कि आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप पहाड़ी क्षेत्र के होने के बावजूद आपने जब सोच लिया था कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आधी जंग तो आपने उसी दिन जीत ली थी, क्योंकि आम तौर पर पहाड़ के लोग बिजनेस के लिए नहीं जाने जाते। तो जिस दिन आपने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि आपने बिजनेस करना है, तो आपने सफलता की एक सीढ़ी तो एक से एक तो क्या, काफी बड़ी सीढ़ी आपने क्लाइम कर दी है, काफी बड़ी सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। उसके बाद आप मार्गशाला से जुड़े, आपको बहुत सारी और भी स्किल्स और नेटवर्किंग और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, उससे भी आपको काफ़ी प्रोत्साहन मिला होगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो आपकी जर्नी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो बिजनेस के बारे में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी हैं, मिल रही हैं, अभी लक्ष्मी ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मेरा फोकस जो है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, जिसको हम वरीयता कहते हैं, या जिसको अगर मैं इसको डिफाइन करूं या मैं आपको बताना चाहूँ कि हम सस्टेनेबिलिटी से क्या समझते हैं, तो हम ये समझते हैं कि आपकी जो ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो साधन हैं और उन साधनों को जो आप यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए, उनको आप ऐसे उपयोग में लाएं कि उनका दोहन ना हो, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। आपके हर एक एक्शन, आपके हर एक स्टेप, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, वो ऐसे होने चाहिए कि जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी साधन आप यूज़ कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच सके, वो सिर्फ आप तक का ही ना रहे। तो ये थॉट आपके दिमाग में जब रहेगा और जब भी आप कोई स्टेप लेंगे, जब भी आप कोई कदम उठाएंगे अपने बिजनेस के लिए, तो शायद आप एक अच्छा कदम उठाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप बहुत कुछ करके जाएंगे। पहाड़ से आप सबके सब हैं और कहीं ना कहीं जो भी आपके बिजनेसेस हैं वो पहाड़ से ही संबंधित हैं, या तो उनका कार्यक्षेत्र पहाड़ है, या वो चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं वो पहाड़ से संबंधित है। मार्केट हो सकता है आपकी बाहर हो, लेकिन आपके जो रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर रहे हैं वो पहाड़ के ही कर रहे हैं। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उन रिसोर्सेज का आप दोहन ना करें, उन रिसोर्सेज का आप उतना ही उपयोग में लाएं जितना उनकी ज़रूरत है, और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच सके। तो यही सस्टेनेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल लिविंग का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जब हम बिजनेस की बात करते हैं, उद्यमिता की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल बिजनेस का भी यही एक प्राइमरी मापदंड है और प्राइमरी फोकस है। तो अगर आपके दिमाग में ये फोकस रहेगा तो शायद आपके स्टेप्स जो हैं वो एक अच्छे लेवल में रहेंगे और आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे। मैंने एक पीपीटी भी बनाया था जो मैं अभी नहीं दिखा पा सकता टेक्निकल रीजंस की वजह से, क्योंकि नेटवर्क का और लाइट का, यहाँ पावर का इशू था। तो ये आप देखिए कि उसके बावजूद मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि पीपीटी भी जो मैंने बनाया था वो एक संदेश देता आपको, और वो संदेश मैं दे रहा हूँ। इट वाज अ चैलेंज
जिसको मैंने लिया और अब मैं वो दे रहा हूँ, हालांकि मेरे पास पीपीटी नहीं है। तो आप भी जब कभी बिजनेस करते हैं और पहाड़ की क्षेत्र में रह के करते हैं, तो इतने ज़्यादा आप लोगों के पास ऑब्स्ट्रक्शंस और इतने ज़्यादा आप लोगों के पास दिक्कतें हैं कि उन दिक्कतों से उबर के भी आपको काम करना है, और आई थिंक वो आपका मूल मंत्र रहता है। तो वो सब है। ये सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा, थोड़ा कैजुअल रखूंगा मैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मुझे चीज़ें बताएं और मैं भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जैसे आपको बताया सस्टेनेबिलिटी का, वो वही है। आप हिमालय क्षेत्र से हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की जो लाइफ है और जो ऐसा आप लोगों की लिविंग है पहाड़ में रहते हुए, वो नेचर से संबंधित है और नेचर के साथ मिलके आप लोग रहते हैं। आपके पूर्वज वैसे रहे हैं और उन्होंने उस चीज बात को समझा और उन्होंने नेचर को उतना ही यूटिलाइज किया जितना उनकी रिक्वायरमेंट थी, और इसलिए वो आपके लिए बचा रहा। और अब आप उस नेचर्स को यूज करके अपने बिजनेसेस या अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप उसको वैसे ही संरक्षित रखें, और ताकि आपके आने वाली पीढ़ी उसे यूज कर पाए। तो आपके जो बिजनेस स्टेप्स हैं उसमें ये सब चीजें, जब भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो आप कहीं ना कहीं पहाड़ से रिलेटेड ही कर रहे हैं, नेचर से रिलेटेड ही कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आप आज के दौर में आप देख रहे हैं कि पहाड़ में जो मौसमी बदलाव हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो डिजास्टर्स की हम बात करते हैं, आपदाओं की बात करते हैं, वो बढ़ रही हैं। कल ही आपने देखा कि बहुत भयंकर तूफान पहाड़ी क्षेत्र में आया था। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों के बीच में रह के अपना बिजनेसेस करने हैं। तो आपके बिजनेस मॉडल्स ऐसे होने चाहिए कि जो ना ही आपको सिर्फ प्रॉफिट कमाएं, जो नेचर को कंजर्व करने के भी काम करें, और साथ साथ आपके अंदर वो अडेप्टिव या अडेप्टेशंस की एक ताकत होनी चाहिए कि आप इन सब चैलेंजेस जो आपके सामने आएंगे उनसे आप जूझ सकें और उनसे लड़के आप आगे काम कर सकें। तो आने वाले दौर में ये बदलाव आपको और भी देखने मिलेंगे। तो आपके बिजनेस जो भी हैं, आपके बिजनेस के जो मॉडल हैं, वो उनमें ये सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वो सिक्योरिटी आपने बिल्टअप करनी चाहिए कि जो चेंजेस आगे आप देखेंगे और जो पहाड़ में जो चेंजेस होंगे, उनसे आप जूझ सके और उनसे आप लड़ भी सके, और लड़ के आप उसको जीतने की कोशिश कर सके। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। खासकर वो लोग जैसे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंजेस है, जो आप रोज देख रहे हैं कि कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं हो रही है, जब बारिश होनी होती है तब नहीं होती है। बहुत से लोग जो हैं वो फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, उनके घर वाले अभी भी फार्मिंग कर रहे हैं, घर से वो फार्मर्स ही हैं। तो उनको वो देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कैसे जो चेंजेस हो रहे हैं मौसम में, उनसे कितना इफेक्ट हो रहा है फार्मिंग में। तो आप देखिए कि आप उन जो चेंजेस हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए आप में क्षमता है, आप अपनी क्षमता बिल्ड कर पा रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। तो ये आपको अपने बिजनेसेस में ढालना पड़ेगा, अपने आप को भी ढालना पड़ेगा, और अपने बिजनेसेस को भी इन चेंजेस को देखते हुए अपने बिजनेसेस को भी ढालना पड़ेगा। बहुत से लोग यहाँ पर टूरिज्म का काम करते हैं या टूरिज्म से संबंधित काम करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जब भी आप टूरिज्म में कर रहे हैं कि पहाड़ में जो सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम अभी है वो टूरिज्म के थ्रू ही आती है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो एम्प्लॉयड हैं वो कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर में से ही एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो डायरेक्टली हैं चाहे वो इनडायरेक्टली है। तो आप ये देखिए कि जो भी आज की डेट में जो टूरिज्म मॉडल पहाड़ में आ गया है, वो कहीं ना कहीं एक एक्सट्रैक्टिव या जिसे कहें हम कहें एक दोहन का जो मॉडल है वो आ चुका है, जहाँ पर हम जिस चीज से कमा रहे हैं, टूरिज्म जो आप कर रहे हैं या टूरिज्म से जो आप कमा रहे हैं, आप डायरेक्टली नेचर से कमा रहे हैं। आपका सेलिंग पॉइंट जो है वो नेचर है टूरिज्म में, और अगर वो नेचर ही नहीं रहेगा तो आप क्या सेल कर पाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपका जो टूरिज्म मॉडल है, जो आपका बिजनेस मॉडल है टूरिज्म से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं नेचर के दोहन का काम ना करे, और उसको उतना ही उपयोग में लाने का काम करे जितना उसकी ज़रूरत है। तो आपका फॉर एग्जांपल कार्बन फुटप्रिंट की जो हम बात करते हैं वो कम होना चाहिए। आपका जो हम कहते हैं कि एक भीड़ का जो टूरिज्म है, वो कहीं ना कहीं उस भीड़ के टूरिज्म को, जो क्राउड टूरिज्म जो हो चुका है, उसको आप अगर मैनेज कर सकें, आप अपना एक इंडिविजुअल यूएसपी तैयार कर सके जो कि नेचर सेंट्रिक हो, टूरिज्म जो कि पर्यावरण केंद्रित जिसे हम कहते हैं
वो हो। और इसके बहुत ज़्यादा आपको पहाड़ में अलग अलग हिस्सों में हिमालय क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्टोरीज मिलेंगी ऐसे लोगों की जो पर्यावरण केंद्रित टूरिज्म मॉडल्स चला रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, जहाँ पर उनकी इनकम भी हो रही है और साथ साथ वो पर्यावरण को भी संरक्षित करने का काम कर रहे हैं और पर्यावरण को साथ लेकर काम कर रहे हैं। इसमें आपके एक हमारा फील्ड स्टडी में एक हमारा साइट थी सरमोली करके मुनस्यारी में, जहाँ पर एक होम स्टे का मॉडल चलता है, कोऑपरेटिव होम स्टे का मॉडल है, जहाँ पर एक गांव के लोग मिलके एक होम स्टे मॉडल चलाते हैं टूरिज्म का, जहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, जहाँ पर उसको वो इन्वायरमेंट सेंट्रिक है और पर्यावरण केंद्रित है और उसमें हर एक परिवार वाला हर एक परिवार जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो कहीं ना कहीं उस भीड़ वाले टूरिज्म को, जबकि वो जिस क्षेत्र में चलाते हैं मुनस्यारी वो काफी क्राउडेड इलाका है, लेकिन फिर भी वो वहाँ रह के भी वो एक भीड़ वाला टूरिज्म वाले मॉडल से हट के एक अलग से नेचर सेंट्रिक टूरिज्म मॉडल चला रहे हैं, जहाँ पर आपको लोकल खान पान की बातें करते हैं, जहाँ पर आपको लोकल रिसोर्सेस की बातें करते हैं, आपको जहाँ पर जल जंगल जमीन की जो बातें होती हैं वो आपको देखी जाती हैं, कैसे पहाड़ी क्षेत्र में लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं, उसकी बातें की जाती है और उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, अब उनकी बातें की जाती हैं और उसी को केंद्र में रख के पूरा मॉडल रन किया जाता है। तो जितने हमारे उद्यमी हैं यहाँ जो टूरिज्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि नेचर है जिससे आप कमा रहे हैं, तो आप उसका कहीं ना कहीं दोहन ना करें और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो होती हैं टूरिज्म की, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। जिस वैसे ही कुछ डिजिटल वाले हैं हमारे वहाँ, तो डिजिटल वालों का देखा जाए तो डायरेक्ट कुछ इम्पैक्ट नहीं है या डायरेक्ट फुटप्रिंट नहीं है जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रमोशन डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे बिजनेसेस पे काम करें या ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट करने का काम करें जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षण की बात करते हो या पर्यावरण को संरक्षित करते हो। जी गोकुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गोकुल। सर अभी आपने करी ना वेबसाइट डिजाइनिंग की बात, इसमें सस्टेनेबिलिटी की बात की, तो सर मैं कह रहा था अभी जिस हिसाब से कंपटीशन आ रहा है मार्केट में, एआई आ रहा है, चैट जीपीटी बॉट चैट बॉट आ रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आई थिंक जॉब पे नहीं पड़ रहा है अभी तक, ऐसा कुछ देखने को आया नहीं, क्योंकि जो उसका अब हर कोई तो बच्चा भी चैट जीपीटी सिर्फ नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ करता है, लाइक कुछ पूछने के लिए, तो एक जो प्रोफेशनल काम है लाइक वेबसाइट बनाना, उनको होस्ट करना, उनको प्रॉपर डिज़ाइन करना, लाइक सेटअप कैसे करना है, कोड क्या लिखवाना है, ये चीज़ें तो एक थोड़ा जिसको नॉलेज होगी वही करेगा ना इन चीज़ों को। जी। तो इसका क्या पॉजिटिव जो ये आ रहा है, क्या ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा चैट जीपीटी का एक हद तक? आई थिंक जो ये एआई टूल्स आ रहे हैं, गोकुल को एआई टूल्स जो हैं उनका कितना इम्पैक्ट अभी अलग अलग क्षेत्रों में पड़ेगा, अब वो तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे एआई टूल्स आने स्टार्ट हो रहे हैं उसका हमें असर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एआई टूल्स का इम्पैक्ट जहां हम कहें अनस्किल्ड लेबर फोर्स है जिन उन पे थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली इंडस्ट्रियल लेवल पे तो पड़ेगा ही, जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो कहते हैं जो प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट बिजनेसेस पे उसका इम्पैक्ट अभी तो देखने को नहीं मिलेगा, ना ही अभी पड़ रहा है, क्योंकि आपको अपने बिजनेसेस को उसके अकॉर्डिंगली ढालना है, राइट। और जब आप पहाड़ के क्षेत्र की बात करें, जैसे आपने एआई की बात करी, तो मैं उसमें आने वाला था कि आज के आप देख रहे हैं कि जो पहाड़ी जीवन शैली या जो पहाड़ी जीवन शैली थी वो हमेशा से सस्टेनेबल रही है, राइट। जो हम हमेशा से पहले से जो आप लोगों के घर वाले या पूरे लोग जिए हैं वो एक सस्टेनेबल लिविंग पे ही फोकस किए हैं, और आने वाले टाइम में सस्टेनेबल लिविंग ही जो है वो मूल मंत्र होने वाला है प्रोग्रेस का। आप देखेंगे कि लोग वापस सस्टेनेबिलिटी की तरफ मुड़ने लग गए हैं और बातें करने लग गए हैं, खासकर वो लोग जो पहाड़ से जा चुके हैं या प्लेन्स में रहते हैं। वो देख रहे हैं कि वहाँ कितना पोल्यूशन है, वो देख रहे हैं कि वहाँ कितनी भीड़ है, वो देख रहे हैं कि वहाँ अलग अलग तरह की कितनी विपदाएं आती हैं, और पहाड़ी जीवन जो है वो इन सब चीज़ों में पहाड़ी जीवन जो है वो कितना साधारण है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से हटके है और वो आपको एक पीसफुल और सस्टेनेबल लिविंग देता है,
राइट। तो सर अभी जस्ट अभी कोरोना के बाद जैसे आया था ना, बहुत इम्पैक्ट आया था, तो काफ़ी लोग लौट के आए हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं वापस। बिल्कुल। तो क्या उसका एक इसको भी एक सस्टेनेबिलिटी हम मान सकते हैं कि जिस हिसाब से लोग आए कोरोना के बाद, काफ़ी लोगों ने जॉब छोड़ दी, अब वो घर का अपना कोई अच्छा होम स्टे चला रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, तो वो उन हाँ, चीज़ों आप पे वापस लौट के आ चुके हैं। बिल्कुल आप देखिए, और वो जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका जिसकी हम बात करें, सस्टेनेबिलिटी का हम बात करें, तो कहीं ना कहीं आप देखो कि उनका काम जो है वो, अगर वो लोकल अपना ही काम कर रहे हैं और वो जो काम पुराना करते आ रहे थे वही कर रहे हैं, तो वो काफी सस्टेनेबल फॉर्म है, जो हमेशा से सस्टेनेबल था वो उसी को ही आगे सस्टेनेबल करें। चाहे वो होम स्टे, जैसे पूनम जी हैं, पूनम जी अपना होम स्टे रन करती हैं और अपने ही घर में उनका होम स्टे है, अपने ही घर में वो रहती लोगों को रुकवाती हैं, तो वो एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ टूरिज्म है। होम स्टे मॉडल जो है, जो होम स्टे मॉडल जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो आप अपने घर में लोगों को रुकवाएंगे और आप अपने जो खाना आप लोग खाते हैं, जो खेतों से खाना आपके पास आता है वही खेतों से खाना आप खिलवाएंगे, और जो लिविंग आपकी है वही लिविंग आप लोगों को देंगे, तो वो होम स्टे का बेसिक मॉडल है। राइट, वही काम लोग कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल है। लेकिन उसी को ही जब हम उसको हम जोड़ लेते हैं एक व्यवसाय, एक एक हाई हाई एंड व्यवसाय टूरिज्म के साथ, जहाँ पर हम भीड़ को प्रमोट करते हैं, जहाँ हम नेचर को बेचते हैं अपनी कमाई करने के लिए, और हम ये नहीं सोच देखते हैं कि हम कितना नेचर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो अनसस्टेनेबल फॉर्म हो जाता है। जी यस जो सर, एग्री। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी गोकुल, जो एआई है वो जो बेसिक लेवल के स्किल्स है उसको जितना जितना एआई की क्वालिटी बढ़ती जाएगी लोग उसको यूज करेंगे, और जिसकी स्किल्स बहुत एवरेज लेवल पर है उनकी जॉब्स तो वो ले लेगा। बट अगर आपको अपनी जॉब रखनी है तो आपको फिर अपनी स्किल्स उस लेवल पे लेकर आनी पड़ेंगी कि एक एआई टूल उसको कॉपी ना कर पाए। तो जैसे लक्ष्मी ने कहा, प्रोडक्ट भी तभी बिकता है जब उसकी यूएसपी रहती है कि वो यूनिक रहता है, वैसे ही रिसोर्स भी तभी यूज होगा जब उसमें कुछ यूनिकनेस होगी। अगर आप एडिटिंग भी कर रहे हैं तो आप एआई से अलग कैसे एडिटिंग कर सकते हैं? अगर आप एडिटर है, वेबसाइट बनाते हैं, जो भी आपका काम है डिजिटल रिलेटेड, आप क्या पूरा एक पैकेज बना के उनको दे सकते हैं? क्या आप कंटेंट भी उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि जो कंपनी आएगी आपको काम देगी, हो सकता है उसकी 2-3 टिपिकल नीड्स हों, उसकी कुछ जरूरतें हों। क्या आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जहां वो एक जगह पर आके सारी अपनी सर्विसेज, सारी अपनी जो नीड्स हैं वो आप ही के द्वारा पूरी कर पाए? क्या आप उनकी नीड्स अच्छे से समझ सकते हो जो एक एआई टूल इतने अच्छे से ना समझ पाए, क्योंकि उसमें उतनी समझने की क्षमता नहीं होती है, मशीन मॉडल इतना इतना ज्यादा समझ नहीं होती है उसमें। तो वो आपको देखना हो कि आप अपने बिजनेस को करते हो उसमें अलग क्या ला सकते हो, क्या ऐसा अनोखा दे सकते हो अपने कस्टमर को जो एक एआई ना मैच कर पाए। ठीक है? क्या बिल्कुल एग्री बिल्कुल। मैम। अ, उसके अलावा जैसे जब मैं बात कर रहा था सस्टेनेबिलिटी की, तो जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो एक तो नेचर हो गया जो मैंने बताया, लेकिन पहाड़ सिर्फ नेचर ही नहीं है, वहाँ के लोग भी हैं, और वहाँ वहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग भी हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट या कहीं ना कहीं वो बिजनेसेस कर रहे हैं जिनसे कम्युनिटीज डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, कम्युनिटीज जिनसे लिंक्ड है। तो आप लोगों को भी ये देखना है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो उससे कम्युनिटी का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर भी सस्टेनेबिलिटी को, या यहाँ पर भी जो आप कदम उठा रहे हैं उसमें आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं आप दोहन ना कर रहे हैं लोगों का, और उन वो जो रिसोर्सेज का उसका आप दोहन नहीं कर रहे हैं, जो मैन पावर रिसोर्सेज हैं उनका आप दोहन नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और तभी आपके साथ लोग जुड़े भी रहेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ पैसा ही कमाना जो है वो लास्ट ऑप्शन या लास्ट रिजॉर्ट नहीं होता, पर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी एक होता है जिसमें उनकी स्किल बिल्डिंग आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी एडेप्टिव कैपेसिटीज बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल बिजनेसेस के ही पूरे पार्ट हैं कि आप कैसे करेंगे। तो ये सब आपको चीज़ें देखनी है। जैसे अभी लक्ष्मी आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही थी, अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रही थी, तो आपको जो लोग हिमालयन प्रोडक्ट्स से काम कर रहे हैं, अलग अलग बिजनेसेस पे जो पहाड़ी क्षेत्र के उत्पादों को बेच रहे हैं,
उनको ये देखना है कि जो आप उत्पाद आप बेच रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनका सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उनका ओवर यूज तो नहीं करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर कैपेसिटीज है बहुत अच्छा करने की, आप उन पे फोकस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं उस पर आप फोकस करते हैं नहीं करते हैं। लक्ष्मी जैसे अलग अलग फाइबर्स की बात कर रही थी, पहाड़ में हमारे वहाँ हेम्प जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है और बहुत अच्छा फाइबर है। हमारे पास नेटल का फाइबर जो है वो बहुत अच्छा फाइबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ये काम कर रहे हैं, और आपको ये मतलब ये जो फाइबर्स हैं इनका उपयोग कई सालों से और कई वर्षों से लोग करते आ रहे हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। पहाड़ क्षेत्र में लोग गोकुल या मुकुल जो पहाड़ क्षेत्र में, उनको पता होगा कि जो आपको गाय को बांधने के लिए जो रस्सी यूज होती है वो ज्यादातर हेम्प या भांग के रेशे की ही रस्सी होती है, या जो बिच्छू घास होती है नेटल उसके ही रेशे की होती है, क्योंकि ये बहुत मजबूत फाइबर है। और उस पे आज की डेट में बहुत रिसर्च हो रही है, उसकी डेट उस पे बहुत लोग बहुत बिजनेसेस काम कर रहे हैं कि उस फाइबर से हम कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करें। काफी आर्टिजन्स और काफी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपको इन चीजों को भी देखना है कि ये जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं इन पे आप फोकस कर सकते हैं, जो कि सस्टेनेबल हैं, अपने अपने मूल फॉर्म में वो सस्टेनेबल हैं, और उनका यूज भी आप सस्टेनेबली कर सकें। हेम्प तो एक बहुत बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, और जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। हो सकता है काफी लोग यहाँ पर जो बिजनेसेस कर रहे हैं पहाड़ी उत्पाद में वो हेम्प प्रोडक्ट्स का यूज करते होंगे। शायद गौरव आप करते हैं हेम्प का यूज? गौरव आप हैं? गौरव आप म्यूट पे हैं। कोई नहीं, कोई और है जो हेम्प से पे यूज पे काम कर रहा है या हेम्प प्रोडक्ट्स पे यूज करता है, जिसको पता है? गोकुल आपको पता है हेम्प फाइबर के बारे में, या मुकुल? नहीं सर, ऐसा प्रॉपर तो कुछ ऐसा पता नहीं, पर वो नाम पता सुना तो है जैसा ना। लग रहा है, बट आई थिंक वो हेम्प के बैग्स बनते हैं, मैंने खरीदे उन्हें। प्योर। यूज करती हूँ हेम्प फाइबर, मतलब हाँ, हेम्प का क्लॉथ। तो जो हम होम लिनन या जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें हेम्प फैब्रिक के साथ काम कर रहे हैं। तो एक तो आपको पता होगा कि हेम्प जो है आज की डेट में सबसे सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ फाइबर है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेसेस में आपको ये देखना है कि ये सस्टेनेबल फॉर्म्स पे आप जितना फोकस कर सके, और ये हाई हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स भी हैं इसके साथ साथ। इट्स नॉट जस्ट सस्टेनेबल बट वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स भी हैं। हेम्प एक ऐसा प्लांट है जिसका एक एक पार्ट जो है वो यूज में आता है। ऐसा उसका कोई भी पोर्शन नहीं है प्लांट का जो यूज में नहीं आता। उसका फाइबर यूज, उसका जो फाइबर है वो यूज में आता है, उसकी लीव्स यूज में आती है, उसके सीड्स यूज में आते हैं। इनफैक्ट उसकी जो स्टेम है वो यूज में आती है, जो कि जिससे अब सस्टेनेबल हाउसिंग पे फोकस करते हैं लोग, जिसमें हेमक्रीट्स बना रहे हैं। उसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा दोबारा सस्टेनेबिलिटी में आता हूँ कि आप जितने लोग पहाड़ की क्षेत्र से हैं और पहाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप जो मैं मौसमी बदलाव के बारे में बात कर रहा था और जो हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप लोग उन आपदाओं से और उन मौसमी बदलाव से जूझ रहे हैं। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो बिजनेसेस हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से फाइट करने के लिए, इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, या इन सब चीज़ों के चैलेंजेस को मीट करने के लिए तैयार होने चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से आगे अपना क्योंकि बिजनेस आपको फ्यूचर में भी करना है, तो आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में अच्छी तरीके से संभाल सकें। तो स्पेशली जैसे जो टूरिज्म वाले हैं या होम स्टेज वाले हैं, वो लोग हेम्प का उपयोग कर सकते हैं होम बिल्डिंग में, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट एक एक प्रोडक्ट है। जो हेम्क्रीट्स बनते हैं वो अर्थक्वेक से काफ़ी उसमें अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं, और काफ़ी लाइट वेट होते हैं। तो उनसे अगर फ्यूचर में कोई डिजास्टर कभी स्ट्रक होता है तो आप आपका नुकसान जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कंक्रीट या फिर सीमेंट से होगा। तो आप लोग कोई भी जब स्टेप्स ले रहे हैं अपने बिजनेसेस के लिए, तो ये एक ध्यान में अपना सस्टेनेबिलिटी का जो क्वोशंट है, कि आपके जो स्टेप्स आज के स्टेप्स हैं वो ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ना बचे, वो चीज़ें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ना बचे। ये स्टेप्स, ये चीज़ आपको दिमाग में सोच के रखनी है, क्योंकि नेचर पे सिर्फ आपका ही हक नहीं है, पर उन सब लोगों का हक है जो उस नेचर से बिलोंग करते हैं या उस नेचर पे रहते हैं, चाहे वो आने वाली जनरेशन क्यों ना हो। सो
सस्टेनेबिलिटी एज अ क्वोशंट आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन या एक्सट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं उससे आप दूर रहें। प्रॉफिट मेकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है बिजनेस में और आपको सस्टेन करने के लिए, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट सस्टेनेबल फॉर्म्स जिनसे आप ये अपना प्रॉफिट मेकिंग कर सकें। तो ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं या कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है तो वो कर सकता है अभी। गोकुल, मुकुल, कोई है? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मैं आपने कोई एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस की वजह से, क्योंकि कई बार हमको आदत हो जाती है एक टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल देखने की, बट लॉन्ग टर्म उसका असर क्या पड़ता है कम्युनिटीज पे, तो आपने कोई एक्सट्रीम एग्जांपल्स देखे हैं? आप टूरिज्म का कोई भी बिजनेस मॉडल उठा लीजिए। यहाँ पे उत्तरकाशी में एक फेलो हमारी उत्तरकाशी वाली भी थी ना, हाँ, ललिता। ललिता नहीं है ना? हाँ, तो ललिता जिस क्षेत्र में काम करती है, जो कि उत्तरकाशी क्षेत्र में हिमाचल बॉर्डर का क्षेत्र है, जहाँ पर हर की दून वैली जिसे हम कहते हैं, उस ट्रैक रूट में वो गांव है जहाँ वो काम करती है। तो कुछ गांव वहाँ पर ऐसे हैं जो कि आज की डेट में, जो आज से 5 साल पहले तक का वहाँ पर टूरिज्म था, लेकिन बहुत रेगुलेटेड टूरिज्म था, क्योंकि वो एक नेशनल पार्क के अंडर आता था वो रीजन। तो वो रेगुलेटेड टूरिज्म था और काफ़ी लिमिटेड लोग वहाँ जाते थे, और अच्छे हाई क्वालिटी, जैसे कहते हैं हाई क्वालिटी वैल्यूड बिजनेस जो होते हैं, वो वहाँ पर क्रिएटेड था, और वो लोग वैसे वहाँ कमाते थे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म के। लेकिन जब से बड़ी कंपनीज जो हैं, ट्रैकिंग कंपनीज वहाँ पर आई और उन्होंने वहाँ पर बिजनेस करना स्टार्ट किया, तो वो प्राइसिंग पे बहुत गेम खेलती हैं। तो और क्योंकि उनके पास वो लॉजिस्टिक्स हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज हैं कि वो प्राइसेस को लोअर करके काम कर सकती हैं, तो उन्होंने वो किया। और आज की डेट में वो इलाका जो है जो कि एक नेशनल पार्क के अंदर का इलाका है, और वहाँ पर एक हाई एल्टीट्यूड मीडो है, जो बेसिकली जाड़ों में जहाँ बहुत बर्फ रहती है, और वो एक तरीके से विंटर टूरिज्म को उन्होंने बेच दिया, और विंटर टूरिज्म के नाम पे उस पूरे इलाके को उन्होंने बेच रखा है। और वहाँ पर इतने लोग आते हैं कि जहाँ पहले एक साल में नॉट 5,000 से भी कम लोग आते थे, वहाँ सिर्फ एक सीजन में कम से कम 50,000 लोग आने लग गए हैं। उससे वहाँ क्या हुआ है कि एक तो आपको हर कदम में होटल्स डेवलप मिलेंगे। हर किसी ने होटल्स खोल दिया, बिजनेस बूम कर रहा है, नो डाउट, लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि कब तक। द प्रॉब्लम सस्टेनेबिलिटी का वहां पर आता है कि वो कब तक कमा सकते हैं, क्योंकि सेलिंग पॉइंट जो है वो बर्फ है। और जितना ज़्यादा वहाँ पे जितना ज़्यादा थोड़ा क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, और उसके बाद जितना ज़्यादा वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो गया है रिसोर्सेज का, जितनी ज़्यादा वहाँ बिल्डिंग्स बन गई हैं, जितनी ज़्यादा वहाँ गाड़ियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारा सब कुछ इन्वायरमेंट को और पर्यावरण को इफेक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं उससे वो इलाका जो है वो अपनी जो वैल्यू है वो लूज करते जा रहा है। तो अभी तो लोग कमा देंगे, ये जनरेशन या आने वाले 10 साल में तो लोगों ने कमा लेंगे, लेकिन नेक्स्ट 20 ईयर्स 50 ईयर्स नीचे वाले लोग के लिए वो जगह खत्म हो जाएगी, उनके लिए वो जगह नहीं बचेगी। सो आप लोगों को ये देखना है, या किसी को भी जो बिजनेस कर रहा है पहाड़ों में खासकर, उसको ये देखना है कि आप जो चीज से कमा रहे हैं वो है नेचर, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको उसको बचाना है, ताकि वो आगे वाली जनरेशन भी उसको यूज कर सके। आप ही तक यूज मत करो। वो जो सोने की मुर्गी वाला किस्सा है कि सब पूरा पेट फाड़ के सारा सारा निकाल दिया अंडे, वो वाला किस्सा जो है उसको आपको कहीं ना कहीं रोकना है। और आपको और वो तभी रुकेगा जब आप अपने स्टेप्स में, अपने एक्शंस में, अपने बिजनेसेस में आप सस्टेनेबिलिटी को एज अ कोशेंट लेके चलेंगे। और 10 साल अगर आप कहेंगे तो वो अगले जनरेशन तक भी नहीं है, वो इसी जनरेशन की बात है। बिल्कुल, आप देखिए, आप पहाड़ में कोई भी मेजर टूरिस्ट टाउन उठा लीजिए, चाहे वो मसूरी हो, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो शिमला हो, वो सब वहां पर जो है वो कमा रहे हैं, बिजनेसेस हैं, कमा रहे हैं लोग, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है आने आगे वालों के लिए? तो वो आपको अपने हर एक स्टेप्स में सबको ये सब सोचना है, समझना है, और आपके जो भी एक्शंस होने चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, स्पेशली क्योंकि और आप लोग
कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट है, क्योंकि आप लोग इसी क्षेत्र से आते हैं। यू बिलोंग टू द हिल्स, यू बिलोंग टू द हिमालयन रीजन। तो आप लोग इस रीजन से आते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट है एंड यू नो इट बेटर। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट है। बाहर वाला आपके घर को साफ नहीं करेगा, या वो उसको आपके घर को संरक्षित करने की बात नहीं करेगा। आपको पहले सोचना है कि आप कैसे संरक्षित करेंगे, और कैसे आप संरक्षण के साथ साथ आप कैसे बिजनेसेस कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी चीज़ों को बचा सकते हैं। सो सस्टेनेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने अपने एज अ मूल मंत्र आपने अपने बिजनेसेस में, अपनी लाइफ में आपने अगर यूज में लाना स्टार्ट कर दिया, तो आई थिंक आपको दैट्स इट। मतलब ये तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कुछ। और जब दूसरा कोई बाहर से आएगा, अगर एक एरिया में वाटर रिसोर्स खत्म हो गए, वो अपना टूरिज्म मॉडल किसी और एरिया में स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल बट जो लोकल है उसको लोकल ही यूज करना पड़ेगा। तो आपकी डिपेंडेंसी लोकल पे ही निर्भर रहेगी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो एक्सट्रैक्शन पे काम करेंगे, आप लोग वहीं के हैं तो आपको पता है कि आपको कैसे सस्टेनेबली काम करना है। इसलिए आपका जो है दायित्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो बाहर से आए, जो ऐसे मॉडल पे काम करता है जिसको बस जगह चाहिए, जिसको बस लोकेशन चाहिए जिसको वो बेच पाए। लोकेशन बदलना आसान है, लेकिन जो घर पे अपनी ही जगह पे काम कर रहा है, उसके लिए वो लोकेशन नहीं है, वो उसका घर है। तो इसीलिए उसका बचाव भी करना है, और उसी से आपको अपना बिजनेस भी चलाना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सस्टेनेबिलिटी एज अ क्वेश्चन आपके उस बिजनेसेस में इनकॉर्पोरेट करना, आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना, और अडेप्टेशन। आपके जो बिजनेसेस हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उनके अंदर अडेप्टेशन करने की क्षमता होनी चाहिए कि कल की डेट में कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बिल्ड होते हैं, नेचर से रिलेटेड या डिजास्टर से रिलेटेड या क्लाइमेट से रिलेटेड, तो आप उनको कहीं ना कहीं उनसे लड़ सके। या ऐसा ना हो, जैसे टूरिज्म है, राइट, टूरिज्म है, अगर कहीं बादल फट जाता है कल की डेट में और वहाँ पर पूरा नुकसान हो जाता है, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं या नहीं है। तो आपको वो अडेप्टेशंस अपने अंदर बिल्ड करने बहुत ज़रूरी है। सो सस्टेनेबिलिटी अलॉन्ग विद अडेप्टेशंस वो बिल्ड करने आपको बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेसेस में, और जहाँ तक हो सके अपनी लाइफ में। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये करना सही है, बट इसलिए साथ में ये इस चीज में भी मदद मिलती है कि आपकी एक ब्रांडिंग बनती है इससे। तो अगर आप सिर्फ ब्रांडिंग और या मार्केटिंग की तरफ से भी आप सोचते हैं कि मेरा ब्रांड किस चीज के लिए माना जाता है, किस चीज से मतलब लोग इसे किस चीज से जानते हैं, तो जब आप इन छोटी छोटी चीजों को अपने बिजनेस में उतारते हैं, तो आपकी भी एक ब्रांड आइडेंटिटी जिसे कहते हैं वो क्रिएट होती है। तो अगर मान लीजिए कल गौरव अपने जो कोन्स हैं, जो इंसेंस की जो अगरबत्तियों के कोन्स है, अगरबत्तियों की जो स्टिक्स है वो बेचते हैं, तो उसका सबसे बड़ा यूएसपी भी ये रहेगा कि ये वेस्ट से बनी हुई है, कुछ अलग है बाकी से। तो आप कस्टमर को भी किस तरह से अपनी प्रोडक्ट बेचते हो, आपकी ब्रांड किस तरह से बनती है, उन पर भी इन चीजों का असर पड़ता है। तो ये बिजनेस के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, और कस्टमर्स भी इसको देखकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देखकर। सो आई वांट टू थैंक लक्ष्मी एंड मयंक वेरी मच कि आप लोगों ने समय निकाला और हम लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बातें बताई, जो हम लोग ठीक है न्यूज़पेपर में देख लेते हैं, कभी मैगजीन में पढ़ लेते हैं, बट आपने जैसे लक्ष्मी एक एक एग्जाम्पल दिया अपने बिजनेस से, कि आपने किस तरह से रिसर्च किया, किस तरह से आपने उसको अपने बिजनेस से फिर बड़ा किया, रिसर्च से लेकर उसको एक प्रोडक्ट स्टेज तक पहुंचाया। और मयंक आपने शेयर किया कि मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि बस सुनने और समझने वाली बात नहीं है, ये हो रहा है, लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, कम्युनिटीज अफेक्ट हो रही हैं इन चीजों से। ये सिर्फ न्यूज की खबरें नहीं है, ये हमारे आसपास हो रही हैं, और ये 50 साल 100 साल में एक बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये 10 साल 15 साल की जो बातें हैं, ये है जो हमारे ही जनरेशन में, हमारे ही साथ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। सो आई वांट टू रियली थैंक यू। अगर कोई आप लोगों में से कुछ कहना चाहता है फेलोज, और आद्या इफ यू आर देयर। हाँ मैं हूँ। आई थिंक शायद से लक्ष्मी कुछ शेयर करना चाहेंगी। नो ओके
ठीक है, नहीं, थैंक यू सो मच लक्ष्मी, बहुत अच्छा लगा। आप थैंक यू। मैं इतना ही कह रही थी कि ये सब लोग जो अभी कर रहे हैं उनको मैं मतलब फंडिंग अपॉर्चुनिटीज या फिर मुझे कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। श्योर डेफिनेटली आई विल फॉरवर्ड। मयंक, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं, बस मेरा सबसे यही अपील है जितने भी लोग बिजनेसेस कर रहे हैं कि जब भी वो बिजनेसेस करें तो वो नेचर को सोच के समझ के करें। उनको दिमाग में हमेशा ही रहना चाहिए, जो मैं अभी तक रिपीट करते आ रहा हूँ, कि वो जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, जो भी एक्शंस ले रहे हैं, उसका प्रभाव कब तक और कहाँ तक पड़ रहा है। तो आई थिंक, और क्योंकि सबके सब हिमालय क्षेत्र से हैं, तो आई थिंक ये मुझसे बेहतर समझते हैं इन सब बातों को। फेलोज, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? Not, then we move on. ठीक है, थैंक यू सो मच लक्ष्मी एंड मयंक, एंड आप मेरे साथ शेयर कर देना फंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड आई विल शेयर इट विद द फ्रेंड्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए गोकुल। मैम, मयंक सर का कांटेक्ट नंबर मिल सकता है, उनसे कनेक्ट रहना है थोड़ा सा। मयंक, गोकुल में दे दूंगा कांटेक्ट नंबर, नो इश्यूज। ओके, ठीक है वो। ठीक, थैंक यू सो मच।